Students, today we learn about our CBSE chapter, history chapter, nationalism in India. Nationalism in India. इससे पहले before this we learn about the nationalism in Europe. उस चैप्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार नेशनलिज्म का थॉट है जो यूरोप में आया और यूरोप से ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड हुआ. उसी के नतीजे धीरे धीरे इंडिया में भी उसका असर हुआ. इंडिया में डेफिनेटली नेशनलिज्म का आना इफेक्ट क्यों था और इतनी जल्दी क्यों आया अदर कंट्री? बिकॉज द इंडिया इज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. यानी ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया था और ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे एंड जो इंडियन थॉट राइटर्स न्यूज़पेपर्स वगैरह ये थे इनके मीडियम से भी जो नेशनलिज्म का थॉट है वो थॉट काफी जल्दी और वाइडली स्प्रेड हुआ इन इंडियन पॉपुलेशन. तो जो नेशनलिज्म थॉट हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो नेशनलिज्म का थॉट इंडिया में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट लाया. लोगों की सोच बदली. उसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स एंड राइटर्स बहुत सारे लोग रेस्पॉन्सिबल है जिन्होंने इसको बहुत ही जल्दी इंडिया के लोगों को एक नेशन के प्रति अपने नेशन के प्रति प्राइड एंड लव करना सिखाया. तो उसी के रिलेटेड हम बात करते हैं. इंडिया में जो नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ उससे पहले भी जैसे कि 1885 में कांग्रेस की नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी. उसके बाद से ही नेशनल मूवमेंट्स हो गए थे. बट अगर हम बात करें नेशनलिज्म के थॉट की तो वो पूरी तरह से इंडिया में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century. द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्टेड इन फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century. और हम बात करें तो वो आया 1914-18 के बीच में. यानी 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब इंडिया में ये नेशनलिज्म का थोड़ा ज्यादा स्प्रेड हुआ. हम बात करते हैं स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से, जहां से नेशनलिज्म इंडिया में ज्यादा स्प्रेड हुआ. तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो कि हुआ था 1914-18 में, जिसमें इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था बट ब्रिटेन जिसकी इंडिया एक कॉलोनी था ब्रिटेन इस वर्ल्ड वॉर में इंक्लूडेड था. इसने वॉर लड़ा था और ऑब्वियसली इसने विन भी किया था. देन विन करने के बाद जब इसने वॉर लड़ा तो वॉर में बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स आई. किसी भी कंट्री को वॉर लड़ने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है और उसकी इकोनॉमी और पॉलिटिकल कंडीशंस काफी खराब हो जाती है क्योंकि वॉर में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस कंट्री की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है. तो सेम को पॉसिबिलिटी दी है. ब्रिटेन ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ तो लिया, विन भी कर लिया, देन उसके बाद वहां पर एक नए प्रकार की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस आए. वहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई और कुछ कंट्री जो पॉलिटिकल रूप से अपने आप को फ्रीडम करना चाहती थी उनकी प्रॉब्लम्स आई. देन उसने अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उनका जो भार है बर्डन है वो किसके ऊपर डाला? उनकी कॉलोनीज के ऊपर. ब्रिटेन की थॉट ये थी कि उसका जो भार है फाइनेंशियल भार है या बर्डन है वो बर्डन डाल दिया जाए उसकी कॉलोनीज के ऊपर. तो उसको पैसा चाहिए था, मनी चाहिए थी अपनी क्राइसिस को दूर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए. देन उसने इसको कॉलोनीज को यूज किया इसके लिए. तो उसने इंडिया में क्या किया? अपनी जो प्रॉब्लम थी उनको दूर करने के लिए इंडिया के ऊपर इंक्रीज टैक्सेज, टैक्स बढ़ा दिए. यानी जो भी प्रकार के साल्ट वगैरह क्लोथ वगैरह जो भी टैक्स लगते थे टी वगैरह के वो टैक्सेज है जो इंक्रीज कर दिए गए. कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई. जो भी माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था बाहर से उसके ऊपर उन्होंने कस्टम जो ड्यूटी लगती है वो होती है माल के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर. किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उससे कस्टम ड्यूटी का आता है. देन कस्टम ड्यूटी भी इंक्रीज कर दी गई और एक नया टैक्स इंपोज किया गया, वो इंट्रोड्यूस किया गया इनकम टैक्स. इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया इंडिया में. इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया. यानी अब इससे पहले इंडियंस को इनकम टैक्स नहीं देना होता था बट अब उन्हें इनकम टैक्स देना होगा. देन इसके बाद रिक्रूटमेंट फॉर आर्मी. जो कंट्री साइड से पीपल थे उनको जबरदस्ती रिक्रूटमेंट किया जाता था फॉर द आर्मी के लिए क्योंकि उनकी सेना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में खत्म हो चुकी थी, काफी कम हो गई थी. इसलिए उन्हें नई आर्मी चाहिए थी, ये सिपाही चाहिए थे. तो उस न्यू आर्मी के लिए उन्होंने जबरदस्ती रिफोर्स करके रिक्रूटमेंट की आर्मी के लिए.
तो लोग अब इन सब चीजों से देखो काफी सारे टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह और जितना मुझे बढ़ती आने वाली, इससे यहाँ की जो इंडियन पब्लिक थी वो काफी भड़की हुई थी। कह सकते हैं कि इंडियन पब्लिक को ये नागवार गुजरा, इंडियन पब्लिक इनसे काफी कह सकते हैं नाराज हो गई और उन्होंने भी अपने नेशन को फ्री करने के लिए ठान लिया और उन्होंने उम्मीद की थी कि वॉर के बाद उनके ऊपर कुछ टैक्सेस वगैरह में रिलैक्स दिया जाएगा उनको, बट उनको रिलैक्स भी नहीं दिया गया। इवन आफ्टर वॉर टैक्सेस डिड नॉट रेड्यूस, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी टैक्स है जो कम नहीं किए गए। तो टैक्सेस कम ना करने के कारण वो जो बाहर था, इंडियन पब्लिक के पास ऑलरेडी इतना पैसा था ही नहीं, तो वो देते कहां से, क्योंकि कंडीशन वैसे खराब होने वाली थी। इसी को लेकर यहाँ पर इंडिया में एक नए बंदे का एंट्री होती है, एक न्यू पर्सन जिसकी एंट्री ने पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड को एक न्यू आइडियोलॉजी और न्यू वे दिखाया, जिसकी वजह से इंडिया की फ्रीडम मिली। इंडिया की आज हम ऑल ओवर वर्ल्ड उसे जानते हैं एम.के. गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से। मैं आपको गांधी जी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। गांधी जी का जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1889 एंड उसके बाद वो उन्होंने लॉ या कह सकते हैं वकालत की पढ़ाई की, लंदन के बैरिस्टर बने एंड उसके बाद 1893 के आसपास अराउंड 1893 वो साउथ अफ्रीका चले गए थे। साउथ अफ्रीका से फिर वो लौटे इंडिया में 7 जनवरी 1950, यानी यहां से इस एरा को कहा जाता है गांधी एरा या गांधी युग। यहां से गांधी जी ने जो इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको एक न्यू वे दिया, एक नई आइडियोलॉजी लेकर आई इंडिया में, जिससे कि इंडियन पब्लिक अपने नेशन के प्रति लव और प्राइड को फील करने लगे और उसके लिए अग्रेसिव हो गए। गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका व्हेन 7 जनवरी 1915 और उसी के उपलक्ष्य में एवरी ईयर 7 to 9 जनवरी प्रवासी डे मनाया जाता है। वहां पे गांधी जी ने जो एक नया हथियार जिसे कहा जाता है वो लॉन्च किया था, जिसे कहा जाता था सत्याग्रह, यानी प्रयोग किया था सत्याग्रह, जो सक्सेसफुली फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह नाम के हथियार का यूज किया। वहां पर जो रंगरेजी की नीति चल रही थी साउथ अफ्रीका में, इसके अगेंस्ट सत्याग्रह का मतलब होता था सत्य का आग्रह करके, किसी भी चीज को अगर आप सही हो और सही चीज के फेवर के लिए आप लड़ रहे हो तो उसके लिए आप सत्य पर डटे रहो, ट्रुथ का सहारा लो, ट्रुथ से उसको अपोज करो और यू कैन विन। तो उसे सत्य का आग्रह करके सत्याग्रह करना, यानी सत्य के साथ अपनी लड़ाई लड़ना, सत्य के साथ किसी चीज को अपोज करना। अगर आप सही है, आप सत्य को फेवर कर रहे हैं, राइट को फेवर कर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने यहाँ आने के बाद यहाँ की पॉलिटिकल जो सिस्टम था उसको, जो राजनीति थी या यहाँ कह सकते हैं जो यहाँ का पूरा सिस्टम था जो लड़ने का ब्रिटिश के अगेंस्ट, उसको पूरी तरह चेंज कर दिया और यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने भी गांधी जी को सपोर्ट किया। देन उनका स्टार्ट होता है, देखो फर्स्ट मूवमेंट उनका हुआ जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था, उसमें उनका फर्स्ट पार्ट जो कह सकते हैं वो है 1917 में चंपारण करता है इन बिहार। चंपारण में क्या प्रॉब्लम थी? चंपारण में उन्होंने सपोर्ट किया पीजेंट्स को अगेंस्ट अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। चंपारण में प्लांटेशन सिस्टम था जिसके वजह से वहां के पीजेंट्स काफी दुखी थे और उन पीजेंट्स को सपोर्ट किया गांधी जी ने और वहां पे जो पीजेंट्स थे उनकी जीत हुई। सेकेंड 1917 खेड़ा में भी सेम प्रॉब्लम, दैट सपोर्ट पीजेंट्स हु वांट टू रिलैक्सेशन फ्रॉम टैक्स, यानी वो वहां पर टैक्स से रिलैक्स चाहते थे, जो लगान जिसे कहा जाता था रेवेन्यू, उसमें वो छूट चाहते थे बिकॉज क्रॉप फेलियर, वहां पर जो फसल है वो बर्बाद हो गई थी एंड प्लेग नाम की वहां पर बीमारी आ गई थी जिसकी वजह से महामारी फैल गई थी एंड प्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो वो टैक्स देना चाहते थे बट उसमें कुछ छूट चाहते थे, इसीलिए उनको सपोर्ट किया गांधी जी ने और वहां भी उन एजेंट्स की विन हुई, उन्होंने विजय प्राप्त हुई।
और गांधी जी फेमस होते गए। इसके बाद आते हैं 1918, देखो ईयर चल रहा है 1918 अहमदाबाद में जो कॉटन मिल थी, कॉटन मिल वर्कर्स थे, उनको उन्होंने सपोर्ट किया। अब उनकी क्या प्रॉब्लम थी, जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको वहां पर भी प्लेग जो डिजीज थी उसके कारण उन्हें नए बोनस की डिमांड की, जो उनकी लो वेजेस थे, उन वर्कर्स को अभी भी लो वेजेस दिए जाते थे। तो लो वेजेस के कारण वो प्लेग बोनस की डिमांड रख रहे थे, जिससे मिल वर्कर्स ने जो मिल ओनर थे उन्होंने ठुकरा दिया। तो गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया एंड इनको जो मिल ओनर थे उनके साथ बैठकर सेटलमेंट किया और इनके प्लेग बोनस दिलवाया। धीरे धीरे इस क्रम में चलते हुए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक नया लॉ इंपोज किया जिसे कहा जाता है 1919 का रोलेट एक्ट। यानी ये रोलेट एक्ट क्या था, उन्होंने जो 1919 में जो एक्ट इंपोज किया उसके क्या प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से उसको अपोज किया गया। इट ऑथोराइज टू इम्प्रिजन द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फॉर 2 years, listen, 2 years without any trial. It means किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को या इंडियन पर्सन्स को विदाउट एनी ट्रायल 2 years के लिए प्रिजन में डाला जा सकता था। इसे कहा जाता है नो वकील नो दलील ओनली गेट। तो सारे इंडियंस थे वो इसके अगेंस्ट हो गए कि इसमें तो किसी भी इंडियंस को उठाकर प्रिजन में डाला जा सकता है एंड 2 years 2 साल के लिए 2 years से बाहर आने की कोई परमिशन नहीं ग्रांट होगी। देन इसके अपोज करने के लिए इंडिया में एक जगह जो है जो अपोज करने के लिए मूवमेंट हुए, धरने हुए, बट गांधी जी स्टार्टेड रोलेट सत्याग्रह। गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, रोलेट सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम या प्रोग्राम रखे गए थे, जैसे कि शॉप्स क्लोज यानी दुकानें बंद करना, ऑर्गेनाइज्ड रैलियां निकालना, धरना प्रदर्शन करना एंड स्ट्राइक्स। जितनी भी मिल्स या फैक्ट्रीज वगैरह थी, कारखाने थे, उन सब में स्ट्राइक्स करना। तो ये सब चीजें इसका पार्ट बनी इसकी रोलेट सत्याग्रह की, जो किसने चलाया, गांधी जी फॉर द फ्रीडम। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने मोर्सल लॉ लागू कर दिया, मोर्सल लॉ इंपोज कर दिया। अभी मोर्सल लॉ क्या था, लाइक इमरजेंसी, जैसे कि इमरजेंसी भी किया जाता है, यानी कि कहीं पर भी अगर इमरजेंसी हो तो उस इमरजेंसी के अंतर्गत यहाँ पर एक मोर्सल लॉ लागू कर दिया गया। अब इस मोर्सल लॉ का मतलब था कि आप कहीं पर भी भीड़ में इकट्ठा नहीं हो सकते हो, समूह नहीं कर सकते हो, रैली नहीं निकाल सकते हो, ऐसी चीजें इस मोर्सल लॉ के अंदर थी। और इस मोर्सल लॉ की कमांड दी गई थी जनरल डायर को। इसे दी गई थी जनरल डायर को, यानी मोर्सल लॉ को लागू करवाने का काम दिया गया जनरल डायर को। अब ये जनरल डायर को दिया गया, बट इसी के साथ यहाँ पर एक इंसिडेंट और होता है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में वैशाखी का जो मेला था वो था कब, 13 अप्रैल को। तो उस वैशाखी के मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए जलियांवाला बाग नाम का एक प्लेस था, उस प्लेस में काफी पब्लिक इकट्ठी हुई। अब ऐसा कहा जाता है कि इस रोलेट एक्ट को अपोज करने के लिए भी काफी पब्लिक वहां पर गई थी, और उस पब्लिक को एक्चुअल में जो मोर्सल लॉ लागू हो गया था, उस मोर्सल लॉ के बारे में नॉलेज नहीं था, पता ही नहीं था। उसमें देखो बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सभी टाइप्स के, जैसे चाइल्ड है, वोमेन है, एल्डर है, ओल्ड पर्सन है, सारे थे। उन्हें पता ही नहीं था, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं था कि मोर्सल लॉ लागू हो गया है। और वो वहां पर उस फेयर को, मेले को एंजॉय करने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो नेशनलिस्ट, जो कि उस रोलेट एक्ट का अपोज करने के लिए भी इकट्ठा हुए थे। बट जनरल डायर को जब ये बात पता चली, जनरल डायर को किसी तरह की बात पता चल गई कि पब्लिक है जो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए हैं इस रोलेट एक्ट के अगेंस्ट, तो जनरल डायर वहां पहुंच गया और पहुंच
बाग के जितने भी बाहर निकलने के एक्टिव पॉइंट्स थे या एक्टिव गेट जिनको कह सकते हैं, उन एक्टिव गेट्स को बंद कर दिया, क्लोज करवा दिया एंड पब्लिक को चारों ओर से अराउंड द चारों ओर जो बाग था उसके चारों ओर से घेर कर ऑर्डर दे दिया फायर ऑन पीपल, यानी पब्लिक के ऊपर फायर करने का ऑर्डर दे दिया, जिससे कि वहां पर काफी लोग घायल हुए, बाउंडेड हुए एंड मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि 200-300 लोग मारे गए, बट जब हम बुक्स पढ़ते हैं हिस्ट्री की, देन उसमें ये जो डेटा है वो थाउजेंड्स में जाते हैं, बट काफी लोग वहां पर मारे गए और इसके लिए बाद में जनरल डायर लेवल से कमेटी फॉर्म की गई, बट इसके बाद मूवमेंट बिकम मोर अग्रेसिव। जब जनरल डायर ने हिंसक वायलेंस का सहारा लिया, देन पब्लिक भी अग्रेसिव हो गई और जो ये आंदोलन जो पीसफुल्ली गांधी जी ने स्टार्ट किया था वो अग्रेसिव हो गया, यानी कि वायलेंस हो गया। देन इस गांधी जी को वायलेंस पसंद नहीं था, देन गांधी जी ने इस मूवमेंट को जो कॉल ऑफ कर दिया, रोलेट सत्याग्रह जो उन्होंने स्टार्ट किया था उस रोलेट सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर दिया फॉर सम टाइम। उसके बाद उन्होंने एक न्यू प्लानिंग की मूवमेंट्स के लिए, फ्रीडम के लिए, तो उसमें आपका आता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो देखेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके।